जो अमेरिकन सफीर है इसराइल की, आप उनकी बात सुन लें, आप पीटर हेस्गेथ की बात सुन लें, जिसके जिस्म के ऊपर सलीबियों के टैटूज हैं, बकायदा क्रूसेडर क्रॉस है, डेउस वोल्ट है, उनके जो नारे हैं। आप इस वक्त ये देखें कि जो मिलिट्री रिलीजियस रिफॉर्म फ्रीडम फाउंडेशन है, जो एक वॉचडॉग है, जिसका काम है, आपको शायद ये सुन के हैरत हो कि वो अमेरिकन फौज में जो मजहबी इंतहा पसंदी फैल रही है उसको मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने तो वाजे कहा है कि उनको कोई बीसियों कंप्लेंट्स आए हैं, 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आए हैं अमेरिकन फौजियों के, कि हमारे जो कमांडर हैं और हमारे जो मिलिट्री चैपलिन्स हैं, जो इनके फौज के अंदर जो मौलवी साहिबान, क्रिश्चियन मौलवीज डिप्लॉय होते हैं, वो बकायदा इवेंजेलिकल्स हैं। और इवेंजेलिकल्स का मौकफ आप अच्छी तरह से जानते हैं, माइक हकबी की तरह, कि ग्रेटर इसराइल बनेगा तो फिर आखिरत आएगी। अच्छा, अब ये शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि कुछ साल पहले ये बातें सिर्फ कंस्पिरेसी थियरिस्ट की करते थे। ना हो, रजा पहलवी आए या ना आए, मेरा ख्याल है कि ऑन द मॉडल जो फॉलो किया गया था मोहम्मद गद्दाफी के बाद लिबिया में, या जो सद्दाम हुसैन के बारे में फॉलो इस जंग में शामिल होना पड़ा। ये वो सवाल है जिसका सामना अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद की सूरत में करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले मार्को रूबियो, जो अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने की ये वजह बताई कि इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अटैक करने जा रहा था और इसराइल के इस इकदाम से ये खदशात पैदा हो गए थे कि ईरान भी जवाब में ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज को टारगेट कर सकता था। तो इस वजह से अमेरिका को इसराइल के साथ ईरान के ख़िलाफ़ पहल करना पड़ी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मौक़िफ़ दिया वो मार्को रूबियो के मौक़िफ़ से कदरे मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इन्हें यकीन था कि ईरान पहले हमला करने वाला था, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला करने का फ़ैसला किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ से तो ये मालूम हो रहा है कि ईरान अमेरिका के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन चुका था, जबकि मार्को रूबियो का मौक़िफ़ इसके बरक्स था। अब इसी मामले पर सदर ट्रंप पर अमेरिका में भी खासी तनकीद हो रही है कि ट्रंप का यह फ़ैसला अमेरिका के मफाद के ख़िलाफ़ था और इसने इस सिफारती अमल को भी सबूताज़ किया जो ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहा था। अब इस हवाले से इसी हफ्ते कांग्रेस में वॉर पावर रेजोल्यूशन की एक करारदाद लाई जा रही है, जिसमें अमेरिकी सदर के इस इख्तियार को महदूद करने का मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान में अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयों को वसअत दे सकते हैं। अगरचे इस करारदाद के मंजूर होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो इसके बाद ये ज़रूरी होगा कि जब तक कांग्रेस मंजूरी ना दे, अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग बंद कर दे। अब जंग की हालिया सूरत हाल की बात करें तो आज जंग 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ शदीद फ़ज़ाई ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 2000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि दूसरी जानब IRGC 160 अमरीकी अहलकारों को हलाक करने का दावा कर रही है। इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ की बात करें तो IRGC का यह दावा है कि इस पर भी मुकम्मल कंट्रोल उन्हें हासिल है, मगर डोनाल्ड ट्रंप अब इसको खोलने की बात भी कर रहे हैं और साथ इनका ये भी कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी और जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की बात की जाए तो आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमरीकी अखबार ने यह दावा किया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के दौरान पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया है। इस हमले में बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह हुए, जबकि इस हवाले से सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी ज़राए ने यह कहा कि पाक फ़ौज ने 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब अफ़गान तालिबान और फितना अल खवारिज के 50 ठिकानों को तबाह किया है। ये कहा जा रहा है कि इन मकामात को सरहद पार से दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ये है कि जब तक अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले दहशत गर्दी के ठिकानों का ख़ात्मा नहीं हो जाता, ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़रार खोड़ो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रार साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये फॉरएवर वॉर का जो जिक्र होता है, आपको लगता है कि अमेरिका हैज़ ट्रैप्ड इटसेल्फ इनटू अनदर वॉर विच इज़ अनएंडिंग? क्योंकि अगर तो ऑब्जेक्टिव रेजीम चेंज था तो वो तो होती दिखाई नहीं दे रही। जो स्ट्रक्चर है ईरानियन रेजीम का, उसमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी रेजिलियंस है कि अब वो रिप्लेस कर सकें आयतुल्लाह के बाद किसी और शख्सियत को। तो फिर ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि इसराइल की जंग में ख़ुद को झोंक लेना है, जो ट्रंप पे तनकीद भी हो रही है। इंटरनल प्रेशर को आपको लगता है सकम कर जाएंगे वो, या फिर ये जो एरियल रूट के ज़रिए बमबारी हो रही है इसी को कंटिन्यू किया जाएगा
और एक लंबी जंग होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, फॉरएवर वॉर मुझे नहीं नजर आ रही। फॉरएवर वॉर से यूजुअली मुराद होती है कि फिर अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड हम देखें, फिर वहां पर एक इंसर्जेंसी गुरिल्ला वॉर शुरू हुई। वो मुझे इस वक्त सिनेरियो नहीं नजर आ रहा। जहां तक मकासद की बात है जी, इन्होंने तकरीबन 5 या 6 बार जंग का जो जवाब है वो तब्दील किया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले जौहरी हथियार थे, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, फिर कहा था कि नहीं जी हम आपके वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिजीम चेंज देखें, रिजीम चेंज यकीनन एक ऑब्जेक्टिव है, अगर हो जाता है तो आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है कि केओस और ईरान को तोड़कर तकसीम करना डी फैक्टो, मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए काफी होगा। आपने आज भी देखा होगा कि कुर्दों को भी उकसाया जा रहा है कि आप ईरान पर, ईरान की हुकूमत पर हमले करें, आप अपनी एक अलग वहां पर डी फैक्टो रियासत कायम करें। ये कोई नई बात नहीं है, हमने गल्फ वॉर में भी ये मंसूबाबंदी देखी थी, शाम में भी हमने ये मंसूबाबंदी देखी थी। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वॉर फॉर ग्रेटर इसराइल। और देखिए, आप मेरी बात ना माने, आप माइकल हकबी जो अमेरिकन सफीर है इसराइल की, आप उनकी बात सुन लें, आप पीटर हेस्गेथ की बात सुन लें, जिसके जिस्म के ऊपर सलीबियों के टैटूज हैं, बकायदा क्रूसेडर क्रॉस है, डेओस वोल्ट है, उनके जो नारे हैं। आप इस वक्त ये देखें कि जो मिलिट्री रिलीजियस रिफॉर्म फ्रीडम फाउंडेशन है, जो एक वॉचडॉग है, जिसका काम है, आपको शायद ये सुन के हैरत हो कि वो अमेरिकन फौज में जो मजहबी इंतहा पसंदी फैल रही है उसको मॉनिटर करते हैं। तो उन्होंने तो वाजे कहा है कि उनको कोई 20 कंप्लेंट्स आए हैं, 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आए हैं अमेरिकन फौजियों के, कि हमारे जो कमांडर हैं और हमारे जो मिलिट्री चैपलिन्स हैं, जो इनके फौज के अंदर जो मौलवी साहिबान, क्रिश्चियन मौलवीज डिप्लॉय होते हैं, वो बकायदा इवेंजेलिकल्स हैं। और इवेंजेलिकल्स का मौकफ आप अच्छी तरह से जानते हैं, माइक हकबी की तरह, कि ग्रेटर इजराइल बनेगा तो फिर आखिरत आएगी। अच्छा, अब ये शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि कुछ साल पहले ये बातें सिर्फ कंस्पिरेसी थियरिस्ट की करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये फैक्ट्स काफी हद तक आपके हमारे सामने हैं। तो अफगानिस्तान, ईरान में रजीम चेंज हो या ना हो, रजा पहलवी आए या ना आए, मेरा ख्याल है कि ऑन द मॉडल जो फॉलो किया गया था मोहम्मद गद्दाफी के बाद लिबिया में, या जो सद्दाम हुसैन के बारे में के बाद फॉलो किया गया था इराक में, या फिर जो आप शाम में देख रहे हैं, ए वीकेंड बॉल्कनाइज्ड एंड डीमिलिटराइज्ड ईरान, मेरा ख्याल है इनके लिए काफी होगा। Which would be a bad news for Turkey as well, क्योंकि जिस तरह Which is terrible news for Turkey. exactly, बिल्कुल, exactly, and same for Pakistan as well. हारिस साहब, ये जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान